हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बोर समरफील्ड एटम मॉडल। लेक्चर नंबर 7 है आपका। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बोर थ्योरी, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, बट यहाँ पर हमने लिखा है बोर समरफील्ड एटम मॉडल। अब बोर थ्योरी के बाद कोई मॉडल आया है तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ नया एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि इसकी नीड क्यों है। अब कोई भी नया मॉडल आता है तो इतना तो अंडरस्टूड है कि जो पहले हम बोर थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिसके हमने 3 पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उनमें कुछ कमियां हैं और वो जो कमी है वो साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करके भी बताई गई है। बट यहाँ पर भी देख लेते हैं, क्योंकि नया मॉडल पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बोर थ्योरी है उसमें क्या कमी थी, तभी हमें समझ में आएगा कि उसको जो समरफील्ड है उसने कैसे एक्सटेंड किया है आगे। तो बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है, आपका नॉर्मल सा आपने एक लेवल बनाया था। सपोज कि ये n = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये आपका n = 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये आपका n = 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पर आपने एक स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया था। अब आपने क्या पढ़ा था इसके अंदर, यहाँ पर मैंने कमी लेवल बनाए हैं तो आप एक्सप्लेन कर लेना, मतलब ये जस्ट लिख लेंगे हम n = 4, n = 5 लाइक दिस। ठीक है, अब हम एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं 1 मिनट के लिए। जब भी आपका सपोज कि आप n लेवल से 2 पे आ रहे हो, n 2 पे आ रहे हो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको कौन सा स्पेक्ट्रा मिलने वाला है, कौन सी सीरीज मिलने वाली है? ऑब्वियसली बालमबर सीरीज मिलने वाली है। अब उनके अकॉर्डिंग यानी बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है, आपको एक लाइन मिल गई यहाँ पर, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है? बालमबर सीरीज बोलते हैं, या इसको आप स्पेक्ट्रा बोल सकते हो। अब एक लाइन से मतलब n = 3 से n = 2 पे आ रहे हो तो आपको जस्ट एक लाइन मिली है, आप इसको क्या बोलते हो? जस्ट स्पेक्ट्रा या लाइन बोलते हैं। बट अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटली तो ये जो लाइन है ना, वो आपकी एक लाइन नहीं होती एक्चुअली। वो जब हम जैसे रिजॉल्व करके देखते हैं ना, लाइक कि अगर हम बात करें पुराने मोबाइल्स की, तो कोई भी फोटो क्लिक करी हमने, वो जस्ट उसका ओवरव्यू दिखा देता है कि हाँ ये है। बट अगर हम हाई रेजोल्यूशन कैमरा से कोई पिक लेते हैं तो वो बिल्कुल रिजोल्व करके दिखाता है एक एक चीज़ को, चाहे हम कोई भी पिक ले रहे हो कि उसके पीछे क्या है, जो पिक है उसके बिल्कुल फ्रंट में क्या है, बिल्कुल बारीकी से देख सकते हैं हम चीज़ को। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये जो स्पेक्ट्रा है ना बोर थ्योरी का, लाइक ये पुराना कैमरा की तरह है कि उसने जस्ट एक लाइन को शो कर दिया। बट अगर हम हाई रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें ये मिला हमें कि जो ये लाइन है ना, एक लाइन नहीं है, जस्ट ये बहुत सारी लाइन्स की बनी हुई है, मे बी 100, ठीक है, 200 लाइक दिस, ये बहुत सारी लाइन्स की बनी हुई है। लेकिन ये जो बहुत सारी लाइन को बनना, या फिर हम एक ही लाइन से, हमें एक लाइन के अंदर भी 100 लाइन्स कंटेन्ड हैं, ये बात हमें जो आपकी बोर थ्योरी है वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने तो सिर्फ इतना बताया था कि n = 3 लेवल से 2 पे जब आ रहे हो तो स्पेक्ट्रा मिल गया आपको बालमबर सीरीज का, लाइक एक लाइन जस्ट ड्रॉ कर दी। और ये जो हम सिस्टम बोल रहे हैं कि एक लाइन इतनी 100 लाइन से या इससे ज़्यादा लाइन से भी बनी हुई हो सकती है, तो ये इसको हम बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रा, यानी एक ही लाइन को बिल्कुल रिजोल्व करके अच्छे से देखना, दैट इज़ योर फाइन स्पेक्ट्रा। तो वो जो फाइन स्पेक्ट्रा है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कौन सी थ्योरी से? बोर थ्योरी से। अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर, तो उसके बाद उसके अंदर जो एक्सटेंशन के लिए लगा लो, या फिर उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट के लिए किसने अपना कॉन्सेप्ट दिया? समरफील्ड ने। और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि समरफील्ड ने कैसे दिया है, क्या दिया है, उसने क्या किया था, उसने जस्ट पोस्टुलेट्स ही दिया था, बट वो उसके अंदर क्या हो गया? फिट हो गया। मतलब जो भी हमारे रिजल्ट सारे थे एक्सपेरिमेंटली, उसके अंदर वो बिल्कुल फिट था जो अभी उसने पोस्टुलेट्स दिया था। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको मान लिया कि समरफील्ड ने जो एक्सटेंशन करी है या जो भी मॉडिफिकेशन करी है मॉडल के अंदर या बोर थ्योरी के अंदर, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जब आप n = 2 लेवल से, या लाइक दिस 2 लेवल से आप 1 पे आ रहे हो। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, बालमबर का हो गया। जब आप 2 लेवल से 1 के ऊपर आ रहे हो तो आपको जस्ट एक लाइन का स्पेक्ट्रा मिल गया। तो यहाँ से सोचने की, वैसे भी सोचने की ऑब्वियसली बात है कि जब हम यहाँ से यहाँ पर आए हैं तो हमें एक ही ट्रांजिशन लाइन मिलेगी। अब जो
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो कहाँ से आई है, हम कैसे एक्सप्लेन करें इस बात को कि एक ही लाइन को जब हम बिल्कुल रिजोल्व करके देखते हैं तो वो 100 लाइन से कैसे बनी हुई है या फिर 200 लाइन से कैसी बनी हुई है, और वो जो लाइंस है ना वो बिल्कुल क्लोज्ड होती हैं लाइक दिस, बिल्कुल क्लोज्ड, उनको भी अगर हमें बिल्कुल अलग अलग देखना है तो अब तक तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि फाइन स्पेक्ट्रा। जब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ाएंगे एटॉमिक फिजिक्स में तो हम आगे जाके फाइन स्पेक्ट्रा की जगह पे एक और वर्ड यूज करेंगे दैट इज हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, सॉरी हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा। तो उसको उसके रिजोल्यूशन के लिए और हमारे पास जो है वो मॉडिफिकेशन होती जाएंगी। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या सोचा, ये एक्चुअली बोर ने नहीं सोचा, समरफील्ड ने फिर ये सोचा कि ऐसा तो सिर्फ तभी पॉसिबल है, यानी कि 100 एक ही लाइन के, यानी कि जो भी हम एक ही लाइन के 100 लाइन ऐसे नहीं बोलेंगे हम, अब इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी यहाँ पर इतना जो डाटा है वो कैसे कवर अप हो रहा है, ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका ये जो आपने बोला है n = 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपने और ये बनाया है, लेवल्स बनाए हैं, ये लेवल ही बहुत सारे हों तभी पॉसिबल है, इतनी सारी लाइंस आ रही हैं। तो यहाँ पर n = 2 के कोरस्पॉन्डिंग वो कह रहे हैं, वो इन द सेंस कि समरफील्ड बता रहे हैं हमें कि ये जो लाइंस है वो एक लाइन या एक लेवल नहीं है, जस्ट ये भी किससे मिलके बना है, यहाँ पर भी बहुत सारे लेवल्स हैं और किसके कोरस्पॉन्डिंग ही है। हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये जो पहली लाइन है वो n = 2 के कोरस्पॉन्डिंग होगी, या फिर ये जो दूसरी लाइन है वो n = 3 के कोरस्पॉन्डिंग होगी। हम क्या बोलेंगे कि n = 2 के कोरस्पॉन्डिंग ही इतने लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये बात अभी हम 2 मिनट में एक्सप्लेन भी करेंगे कि n = 2 के कोरस्पॉन्डिंग ही ये लाइन्स हमने कैसे ड्रॉ की हैं। तो अब तक हम सिर्फ बता रहे हैं कि इसकी नीड इसीलिए है, और नीड है भी तो उसका क्यों का आंसर भी हमने यही एक्सप्लेन कर दिया। जो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो समरफील्ड ने एक्सप्लेन करके हमें ऐसे बताया है कि जब भी n = 2 की बात करते हो तो n = 2 में भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अब फर्स्ट लेवल से जब वो 2 पे आएगा, सपोज कि ये 3 था, पहले वाला एग्जाम्पल अगर लें, ये भी ठीक है वैसे, यहाँ से यहाँ पर आ रहे हो तो एक लाइन मिल गई, यहाँ से दूसरी पे से आओगे, आना तो इसी पे है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक स्पेक्ट्रा मिल गया। यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। यहाँ से आएगा, फिर आना तो वो 2 पे ही है, वो बालमर सीरीज है आपकी, 1 पे आएगा तो वो क्या है, लेमन सीरीज है। बट ये जो आपको स्पेक्ट्रा मिल गया, फाइन स्पेक्ट्रा जिसको बोलते हैं, ये n = एक ही n के कोरस्पॉन्डिंग है कंप्लीट, ठीक है। तो इसीलिए मिल रही है हमें इतनी सारी लाइंस। अब हमारा सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लेन करना रह गया। वैसे तो अगर आप किताब में देखेंगे अपनी बुक में तो बोर समरफील्ड एटम मॉडल में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे होंगे, एनर्जी वैल्यू लिखी हुई है, 2-3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जस्ट, बट उसको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसने इसको कैसे बनाया है उसने डायग्राम को, ठीक है। इन मेन तो अगर हम बात करें, मेन बात तो हमारी यहीं पे कवर अप होगी। अब तो हमें जस्ट फॉर्मुलेशन करना है इसका, तो फॉर्मुलेशन करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। n = 2, 3, 4 या फिर जो भी एमिशन स्पेक्ट्रा है आपका, जिस भी लेवल के ऊपर आप आ रहे हो वहाँ पर ही, यानी कि एक ही n के कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं आपके, उनके कोरस्पॉन्डिंग जब स्पेक्ट्रा आता है तो आपका ऐसा होता है। और ये जो स्पेक्ट्रा है ना, मैंने कैसे बनाया है, ये आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे बिल्कुल क्लोज लाइक दिस। लेकिन अब इससे पहले जब मैंने बनाया था तो कैसे बनाया था, एक बड़ी लाइन एक छोटी ऐसे बनाई थी। इसका मतलब क्या है, अभी वो हमारा फैक्टर इंक्लूड नहीं हुआ है, बट इंटेंसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपका बोर कि कितनी इंटेंसिटी है जो भी आपकी फाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो इसीलिए हमने ऐसे बनाया है। बट फिलहाल के लिए हम ऐसे समझेंगे कि जो फाइन स्पेक्ट्रा है वो क्यों आ रहा है। ओके, तो फाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि जो समरफील्ड है उसने जस्ट पोस्टुलेट से ही एक बात बोली है और उसी बात को लेके उसने एक्सप्लेन किया है, बट वो फिट हो रहा है उसके अंदर, दैट्स वाई हमने उसको कंसीडर कर लिया। तो समरफील्ड क्या कहता है कि जो भी आपका एटम है ना, बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या था, जैसे ये न्यूक्लियस है,
यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। और वैसे भी ईडी की अगर हम बात करें, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक फिजिक्स होती है आपकी, ब्रांच होती है फिजिक्स की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना तो ये बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन है। गलत एक्सप्लेनेशन क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ईडी या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम क्या कहते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा पार्टिकल बन चुका है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल है। और ऑलवेज क्या होता है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल रेडिएशंस को एमिट करता है, और रेडिएशन को एमिट करेगा तो वो क्या करेगा, अपनी जो एनर्जी है उसको लूज करेगा, और लूज करेगा तो वो यहाँ पे नहीं रह पाएगा, वो स्पाइरल पाथ बना के इसके अंदर गिर जाएगा। तो ये भी एक बोर थ्योरी की क्या है, एक ये बोल सकते हैं हम शॉर्टकमिंग है या फिर लिमिटेशन है, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब लेकिन बाद में जब डी ब्रोगली आया था तो उसने ये भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है, बट लाइक वो वेव की तरह ट्रेवल करता है। बट यहाँ पर हम बिल्कुल ही अलग बात बोलेंगे। वो अलग बात क्या है कि बोर थ्योरी, देखो जब भी हमारा कोई नया मॉडल आता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से उसने नया कॉन्सेप्ट उठाया है। उसने जस्ट क्या किया है, जो पहले मॉडल आपके पास है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है जस्ट। वो बोर थ्योरी को ये भी नहीं कह रहा है कि वो बिल्कुल गलत है, ये नहीं बोला उसने, बस उसने क्या किया है कि ठीक है, बोर के अकॉर्डिंग n=1 की अगर हम बात करेंगे, और दिमाग में ये रख के चलना है आपको, जो Z होता है यानी कंप्लीट जो भी मॉडल अभी तक हमने पढ़े हैं वो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़े हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए पढ़ रहे हैं, किसी हायर मॉलिक्यूल्स पे या हायर एटम पे नहीं जा रहे हैं। तो n=1 के कोरस्पॉन्डिंग आपका एक सर्कुलर पाथ है। बट समरफील्ड क्या कह रहा है कि ओके इतना ठीक है कि सर्कुलर पाथ है n=1 के कोरस्पॉन्डिंग, बट n=1 के कोरस्पॉन्डिंग ही ऐसा भी हो सकता है, या n=2 के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही पाथ ना हो, यानी हो सकता है कि दो पाथ हो, बट जो दूसरा पाथ है वो इलिप्टिकल हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर है ना एक इलिप्स बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, और समरफील्ड ने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में रिवॉल्व नहीं करता, वो कौन सा पाथ भी फॉलो करता है, इलिप्टिकल पाथ भी फॉलो करता है जब भी वो किसी भी न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है। अब इलिप्स की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एज ए फिजिक्स स्टूडेंट मैथमेटिक्स की नॉलेज, यानी जो सर्कुलर पाथ है या सर्कल है या इलिप्स है उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, कौन सी एक्सिस मेजर होती है, कौन सी माइनर होती है, ये हमारी नॉलेज में होना चाहिए। अब एक बार के लिए लिख लेते हैं कि उसने पोस्टुलेट्स क्या दिए थे या क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, बोर थ्योरी को भी काट देते हैं या यही लिख लेते हैं। समरफील्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, ऐसा नहीं है कि सर्कुलर नहीं बनेंगे सर्कुलर भी बनेंगे, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है आपका, इलिप्टिकल स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो आप करेक्शन कर लेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और किसने दिया था, समरफील्ड ने दिया था, तो हम इसको ये बोल सकते हैं समरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, अब उन्होंने क्या बताया, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसके साथ क्या होगा, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा ही होगा। अब उसके जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि उसके साथ मोमेंटम भी एसोसिएटेड है। तो हम ये बोलेंगे कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसका क्लोज्ड इंटीग्रल यानी PR/dr इक्वल्स टू NH। ये आई होप आपने पहले भी सुना होगा। ये हमारा कौन सा कंपोनेंट लिखा है, हमने जस्ट रेडियल कंपोनेंट लिखा है, क्योंकि बेशक हमारा इलिप्टिकल है बट रेडियल कंपोनेंट भी तो है। अगर हम यहाँ से न्यूक्लियस से लेकर इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये जो मैं R मैंने लिखा है ये कौन सा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट है, अगर आप ऐसे शो कर रहे हैं वेक्टर से। इसके बाद यहाँ पर n को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद क्या कहता है वो कि अब ऐसा तो है नहीं कि हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो p थीटा इंटू
पी थीटा डी थीटा किसके बराबर होता है, के एच के। अब आप बोलोगे कि आपने तो यहाँ पर दो इक्वेशंस को लिख दिया, अब हमें इनको एक्सप्लेन कीजिए। अब ये एक्सप्लेन करते हैं, बट ये दिए किसने थे, आपके समरफील्ड ने दिए थे। और समरफील्ड ये भी कहता है कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एक इक्वेशन है जिसको फॉलो करेगा, और वो इक्वेशन उसने कहाँ से उठाई है, इलिप्स की जो इक्वेशन होती है जस्ट उसी से उठाई है। तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं। पी आर का मतलब आपको पता है क्या है, रेडियल मोमेंटम बोल सकते हैं, डी आर भी पता है आपको, एन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगी मैं। अगर हम किसी हाई लेवल बुक को देखते हैं तो मे बी नोटेशन यहाँ पर डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर आप लोकल किताब को देखेंगे, ये मैंने जो बुक होती है आपकी एटॉमिक की हायर क्लासेस के लिए वहाँ से देखा है, बट यहाँ पर जब आप अपनी लोकल बुक को देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा होगा आपका एन आर। ठीक है, एन आर का मतलब क्या है, वैसे तो यहाँ पर ये जो एन है वो आपका टोटल क्वांटम नंबर है। एन का मतलब क्या है आपका टोटल क्वांटम नंबर है। ठीक है, और यहाँ पर एन आर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या बोल देंगे, रेडियल क्वांटम नंबर। एन आर का मतलब है आपका रेडियल क्वांटम नंबर। अगर आप किसी और नोटेशन पे नहीं जाना चाहते हैं तो आप अपनी बुक को फॉलो कर सकते हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ लिखने को तो टॉपिक तो हम, अगर हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो कहीं से भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अगर हमारे माइंड में क्लियर है तो हम टॉपिक तो अपने आप ही कर लेंगे। तो यहाँ पर n का मतलब बता दिया, हम जो n को फॉलो करते हुए चलेंगे वो ये वाला n होगा। और यहाँ पर जो k मैंने लिखा है, इस k का मतलब है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि यहाँ पर जो k और n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपने केमिस्ट्री में सुना है या जो k आपने सुना है, वो केमिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश ना करें प्लीज़। यहाँ पर n का मतलब हमारा टोटल क्वांटम नंबर से है और k का मतलब हमारा एज्यूमिथल क्वांटम नंबर से है। ओके, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं वो क्या हैं। अब सुनेंगे जो समरफील्ड है उसने एलिप्टिकल जो ऑर्बिट दिया है वो ये कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगा, और वो जो इक्वेशन है वो क्या होगी, यानी कि मस्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए वो इक्वेशन फॉलो करना कि जब भी आप b बाय ए करें, अभी एक्सप्लेन किया जाएगा कि b बाय ए क्या है, जब भी आप b बाय ए को लिखते होते हैं तो वो आपका किसके बराबर होता है, k बाय n। अब ये इक्वेशन को समझते हैं, ये तो वैसे पहले भी हमने देखी है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो यहीं से कवर अप होएगी, जो भी आपको डायग्राम आपको आपकी किताब में दिखाई दे रहे हैं। b का मतलब क्या है, b लिखेंगे एक बार के लिए। b का मतलब है आपका a और b एक्चुअली यहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस हैं, तो एक बार हम इसको लिख लेंगे कि कौन सी मेजर एक्सिस है और कौन सी माइनर है। तो ये वाली जो एक्सिस है इसको a बोल देते हैं हम, और जो ये a की वैल्यू है वो क्या होती है, a नॉट n स्क्वायर z, और जो ये वाली वैल्यू है ये b है, और b की वैल्यू क्या होती है आपकी, एक बार इनको अच्छे से भी लिखेंगे हम, b की वैल्यू होती है आपकी a नॉट n k बटे z। ठीक है, अब b का मतलब क्या है, माइनर एक्सिस है तो इसको माइनर लिखेंगे। b मतलब आपकी माइनर एक्सिस है, इलिप्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होएगा। और a का मतलब क्या है आपका मेजर एक्सिस है। ठीक है, एक बार हम इसको हटा के फॉर्मूला लिख लेते हैं, बिकॉज यहीं से हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपने जो वो इतने सारे लेवल्स बनाए थे ना वो कैसे पॉसिबल हैं। एक ही n के कोरस्पॉन्डिंग आप बोल रहे थे कि बोर थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट समरफील्ड ने उसको एक्सप्लेन किया है, तो लिख लेते हैं उसको एक बार हम। ये डायग्राम हम एज सच रखेंगे एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ए पता चल गया हमें, बी को रब कर दिया मैंने, बी लिख लेंगे यहाँ पर क्या था आपका, एक बार लिख ही लेते हैं। ए मतलब पता है आपको, a नॉट n स्क्वायर z, b किसके बराबर है a नॉट n k बाय z, और इक्वेशन क्या फॉलो कर रहे थे हम,
बी बाय ए इक्वल्स टू के बाय में एन। जब आप अपनी बुक को देख रहे होगे तो उसमें लिख रखा होगा के बाय में एन आर प्लस एन, यहाँ तो के ही आएगा या फिर यहाँ पर आपका के हो सकता है के बी, के ही होएगा यहाँ पर के। अब टोटल एन का मतलब क्या है, एन आर प्लस के। एन आर को बिना लिए हम एक्सप्लेन कर देंगे कि एन और के क्या है आपका, एन के अंडरस्टूड है। अब ये इक्वेशन है आपके पास, बट एक बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, के आपको अंडरस्टूड है कि एजोमेथल क्वांटम नंबर है और एन आपका क्या है, टोटल क्वांटम नंबर है। ओके, अब गिवन एन के लिए आप यहाँ से लिखेंगे कि जो भी आपका एन की वैल्यू दी होगी, के की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से लेकर n तक। यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मान लो मैं ये कह दूँ n इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग ऑर्बिट को ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 2 के लिए आपकी दो वैल्यू बनेंगी। दो वैल्यू कैसे, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 2 है तो k भी कुछ ना कुछ होगा, और k किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब k की वैल्यू यानी n इक्वल टू 2 के लिए ही k की वैल्यू एक और पॉसिबल है, दैट इज 2। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा है कि जो भी आपकी n की वैल्यू होगी, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 to n। ओके, इसी तरीके से अगर मैं n इक्वल टू 3 की बात करूं तो n इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे 3 केस बनेंगे। 3 केस में n इक्वल टू 3, k इक्वल टू 1, एक केस ये बनेगा। दूसरा n इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग ही है बट k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ये दूसरा केस बन गया। तीसरा केस क्या बनेगा, n इक्वल टू 4 के लिए और k इक्वल टू 3, सॉरी n तो 3 ही रहेगा ना, और k जब k आपका 3 तक पहुंच गया, n भी 3 तक था, दैट मीन्स कि आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, 3। ये है हमारा एक्चुअली मतलब कहने का। अब तक हमारे पास सिर्फ n था और n की वैल्यू भी कैसे थी ऑर्बिट्स के अंदर, n इक्वल टू 1 2 3, बट यहाँ पर हमारा एक और इन्वॉल्वेशन है, दैट इज k। ओके, तो k हमारा क्या है, n के ऊपर भी डिपेंड करेगा वैसे k कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप सर्कुलर ऑर्बिट के बाहर कैसे कोई भी एक दूसरा इलिप्टिकल ड्रॉ कर सकते हैं। यही जो वैल्यू मैंने लिखी है k इक्वल्स टू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, n इक्वल्स टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले आपको दिमाग में रखना है a और b क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल्स टू 1 के लिए हम एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। उससे पहले अगर आप इसके अंदर टॉपिक के अंदर लिखना चाहते हैं, वैसे तो आपको जस्ट डायग्राम बनाने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं अगर पेपर में आ जाता है, ठीक है। बट किताब देख लेंगे अपनी, वहाँ पर 2 एनर्जी के फॉर्मूले लिखे हुए हैं और वो जो एनर्जी का फॉर्मूला है बिल्कुल सिमिलर है आपका जो कि आपने बोर थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। तो बोर थ्योरी का ही एक्सटेंशन है, तो फॉर्मूला तो उसी का रहेगा, जस्ट मॉडिफिकेशन है। ट्राई करते हैं n इक्वल्स टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आपके ऑर्बिट्स को ड्रॉ करने की। अब आपको पता है कि n इक्वल टू 1 है तो k भी क्या होगा आपका 1। अब आपको बनाना क्या है नहीं पता अभी फिलहाल हमें कि n इक्वल टू 1 ले लिया, k इक्वल टू 1 ले लिया, हमारे पास सर्कल बनेगा या इलिप्स बनेगा हम नहीं जानते, तो हम b और a निकाल लेते हैं, उसी से पता चलेगा कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। तो a किसके बराबर है, a0, n की वैल्यू क्या है आपकी 1 डिवाइडेड बाई z का मतलब है, हम यहाँ पर z एक्सप्लेन किया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि ये हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही ड्रॉ कर रहे हैं, किसी और हायर मॉलिक्यूल के लिए नहीं, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपका Z है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो A क्या आ गया A0, और A0 को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम, A0 क्या होता है फर्स्ट बोर ऑर्बिट होता है, ओके, जिसकी वैल्यू भी आपकी फिक्स्ड होती है 0.52 एंगस्ट्रॉम में भी। B की वैल्यू क्या है आपकी A0 तो एज सच है, N की वैल्यू क्या है 1 है, A0 एज सच, K की वैल्यू 1 है, Z की वैल्यू भी 1 ही है,
तो b की वैल्यू कितनी आ गई a नोट। अब दोनों ही a नोट हैं, यानी मेजर एक्सिस भी उतनी है, माइनर एक्सिस भी उतनी है, तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे ऑर्बिट को तो वो क्या बनने वाला है, हमारा सर्कल ही बनने वाला है। लेकिन हर एक में सर्कल नहीं बनेगा, अभी एक्सप्लेन करते हैं इस बात को। तो ये तो हो गया आपका a नॉट। यहाँ पर सपोज आपका इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है Ze। तो ये किसके लिए बना दिया हमने, ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1 के लिए, और इसके लिए k की वैल्यू भी क्या है, 1। ओके, अब n इक्वल टू 2 पे आते हैं। n इक्वल्स टू 2 के लिए बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बात कर रहे हैं n इक्वल्स टू 2 की, कंफ्यूज ना हो अपनी बुक के अकॉर्डिंग, उसमें nr भी कुछ लिया हुआ है, दैट डजंट मैटर कि nr क्या है, आप सिर्फ n को समझें कि n क्या है। एक n के लिए आपके पास दो वैल्यू पॉसिबल हैं, दो कैसे, एक तो n इक्वल टू 1 और इसके लिए k इक्वल टू 1, ये पहली सिचुएशन होगी। दूसरी क्या है, n इक्वल्स टू 2 k इक्वल्स टू 2, लेना ही लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि k की वैल्यू को हमने पहले ही बोला था 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगी, n तक जाएंगी। अब इसके लिए एक बार a नॉट निकाल लेते हैं, b के लिए निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या है, a नॉट मल्टीप्लाई में n स्क्वायर मतलब क्या है, 2 2 ज़ा 4, और z की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो इसका मतलब सिंपल दिख रहा है, ये क्या आ गया 4a नॉट। इतना क्लियर है। अब इसी के लिए b निकाल लेते हैं, कितना आएगा a नॉट, n की वैल्यू कितनी है 2, k की वैल्यू कितनी है 1, z की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 2a नॉट, यानी b की वैल्यू आ गई आपकी 2a नॉट। क्लियर हो रहा है आई थिंक। अब सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन में अगर a नॉट को देखोगे तो a नॉट के लिए क्या है 4a नॉट, इसी के लिए b निकालते हैं, वो किसके बराबर आएगा a नॉट n इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 दिख रहा है, तो ये भी कितना आ गया आपका, b आ गया आपका 4a नॉट। तो इसके लिए हम ऑर्बिट ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट के लिए करते हैं, इसके लिए कर लेते हैं पहले। 4a नॉट दिखाई दे रही है, यानी कि जो आपकी मेजर एक्सिस है वो बिल्कुल सही है 4a नॉट ये दोनों में। तो पहला तो क्या बनेगा, पहला तो आपका 4a नॉट ही बनेगा, ये आपका सपोज Ze है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ से। अब क्या कह रहा है वो, b इक्वल टू 2a नॉट, और यहाँ पर b इक्वल टू 4a नॉट, तो इसके लिए b और a तो बराबर ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो मैंने बनाया है ये किसके लिए है, n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2 के लिए, लेकिन इस तरफ मैं लिख रही हूँ n इक्वल टू तो 2 ही है बट k इक्वल्स टू 1 है, इसके लिए यहीं पर बनाना है। तो आप क्या करोगे, a तो आपको दिख रहा है 4a नॉट है, मेजर एक्सिस है, अब माइनर बनानी है, तो माइनर एक्सिस बनानी है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलिप्स और ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए बट उसके लिए कंडीशन है कि आपका ये जो 4a नॉट है ये सेम रहना चाहिए, n इक्वल टू 2 k इक्वल टू 1। तो यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। तो ये जो आपकी बनेगी ना ये वाली एक्सिस, इसको हम बोल देंगे कि ये 2a नॉट। अब ध्यान से देखें, अब इसमें क्या है, सर्कल भी दिख रहा है आपको और इलिप्स भी दिख रहा है। दैट्स वाई उसने बोला था कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी पॉसिबल है कि रिवॉल्व करेगा। तो n इक्वल टू 2 और उसके लिए बना दिया 1 के लिए, एक बार 3 के लिए और देख लेते हैं, हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक्सप्लेन करते हैं n इक्वल्स टू 3 के लिए। अब ध्यान से देखें, टॉपिक के लिए जस्ट आपको इतना ही पता होना चाहिए था कि फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है, तो एक ही n के कोरस्पॉन्डिंग आपके कई सारे लेवल्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई क्या है, ट्रांजिशन लाइन जब हमने बनाई थी तो वो ज़्यादा बनाई थी, बट इसकी भी एक वो है आपकी शॉर्टकमिंग्स है या लिमिटेशंस है, उसको भी अभी देखेंगे हम। उसका नाम आपका इंटेंसिटी से है, ताकि भूल ना जाएं एक्सप्लेन करना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसको हम देखेंगे कि क्यों इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, समरफील्ड। इसके बाद क्या था, n इक्वल्स टू 3 के लिए देख लेते हैं। n इक्वल टू 3 के लिए तो k की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, n इक्वल टू 3 2 भी पॉसिबल है, n इक्वल टू 4 तो k कितना पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है। सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 3 ही आएगा।
ओके अब n इक्वल्स टू 3 और 1 के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो 3 3 ज़ा 9 a नॉट यानी कि 9 a नॉट आ गया, तो a की वैल्यू तो आ गई 9 a नॉट। इसी तरीके से यहाँ पर b की वैल्यू को निकालेंगे तो 3 1 3 a नॉट आएगी। ओके इसके बाद n इक्वल्स टू 3 है, k इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ तो ये तो सेम ही आएगा, a नॉट तो सबका सेम ही आएगा आई होप। a नॉट इसका भी a नॉट 9 a नॉट आएगा, सिर्फ और सिर्फ b डिफरेंट आने वाला है, वो लिख लेते हैं। b क्या आएगा इसके लिए भी देखेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 यानी कि 6 a नॉट, और इसके लिए बात करेंगे तो कितना आएगा 9 a नॉट। तो यहाँ से इतना तो क्लियर है हमें कि जो पहला है यानी n इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग तो सर्कल ही बनेगा। तो बना दिया सर्कल, ये आपका ZE है और ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर लिखने को रहने देते हैं, हमें जस्ट इलिप्स बना के दिखाना है, जस्ट यहाँ पर O लिख दो, ये हो गया। अब ये कितनी वैल्यू है आपकी 9 a नॉट है, तो सबकी जो मेजर एक्सिस है वो तो सेम है बट माइनर एक्सिस डिफरेंट है, यानी इलिप्स बनेगा ऑब्वियसली। 3 a नॉट है तो 3 a नॉट को बनाना है तो 3 a नॉट को बना देते हैं यहाँ पर ऐसे, ये आपका 3 a नॉट है। इसके बाद 6 a नॉट भी बनाना है तो वो भी बन जाएगा आपका। अब वो 6 a नॉट थोड़ा सा ऊपर बनेगा क्योंकि मेजर एक्सिस 6 ज़्यादा होता है, तो उसको बना देंगे हम यहीं पर थोड़ा सा लाइक दिस। ये क्या हो जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 6 a नॉट। अब ध्यान से देखो, सर्कल भी बने हुए हैं और इलिप्स भी बने हुए हैं, तो इसीलिए हमने बोला था कि n इक्वल्स टू कोरस्पॉन्डिंग हमें k भी मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की, यहीं पे बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी की बात नहीं करनी, एक्चुअली इंटेंसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो एक्सप्लेन करना है। यानी उसने इतना तो बता दिया कि ठीक है फाइन स्ट्रक्चर इसीलिए आ रहा है क्योंकि n इक्वल्स टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो लाइंस हैं वो बहुत सारी हैं। वैसे यहाँ पर हमने कमी लेवल बनाए हैं, ये सिर्फ ये बात कर सकते हैं हम कि जो शॉर्ट लोअर एटम के लिए पॉसिबल है। अब जब उसने यहाँ पर स्पेक्ट्रा को बनाया था, सपोज ये लेवल है n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं इसको, जब उसने यहाँ पर लेवल को बनाया तो उसने यहाँ पर जो लाइंस हैं वो सारी सिमिलर सी दिखाई थी। बट क्या होता है जो इंटेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है, इंटेंसिटी क्या आती है थोड़ी डिफरेंट आती है, मे बी लाइक दिस, एक बड़ा बनाना है हमें एक छोटा एक लाइक दिस ऐसे बनाना है। तो जो इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट है वो हम इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और वन मोर शॉर्ट कमिंग फॉर समरफील्ड दैट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनामोलस जीमन इफेक्ट। आई होप मतलब आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा अलग नाम है, बट जीमन इफेक्ट आपका नेक्स्ट यूनिट के अंदर आएगा। वहाँ पर आपके दो तरीके के जीमन इफेक्ट होते हैं, एक होता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एक होता है एनामोलस जीमन इफेक्ट। तो ये जो समरफील्ड के कॉन्सेप्ट लेके हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या नाम है एनामोलस जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ओके एनर्जी का फॉर्मूला आपका सेम रहेगा तो उसके लिए सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ इतना पता करना था कि जो इलिप्स भी पॉसिबल है आपका, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलिप्टिकल पाथ में भी रिवॉल्व करता है। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा बोर जो थ्योरी है उससे आगे की एक्सटेंशन को। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे और इसी लेक्चर में मे बी और मॉडिफिकेशन करेंगे या फिर इसी में थोड़ा करेक्शन की बात कर लेंगे। ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।